शिखर पर मिलेंगे। जिग जिगला। खंड 3 अध्याय 1 आपका दूसरों को देखने का ढंग। अच्छाई ढूंढने वाले। कई वर्षों पहले 100 स्वनिर्मित लखपति व्यक्तियों का विश्लेषण किया गया। वे 21 से लेकर 70 वर्ष से अधिक की आयु तक के थे। उनके शैक्षणिक अनुभव स्कूल स्तर से लेकर पीएचडी स्तर तक के थे। उनके स्वभाव की विशेषताओं में भी काफ़ी भिन्नताएं थीं। जैसे कि उनमें से 70% ऐसे कस्बों से संबंधित थे जिनकी जनसंख्या 15,000 या उससे भी कम थी। परंतु उन सब में एक बात अवश्य एक जैसी थी कि वे सब के सब अच्छाई ढूंढने वाले थे। वे प्रत्येक स्थिति में दूसरे व्यक्तियों में अच्छा ही देखते थे। मुझे विश्वास है आपने उस छोटे बच्चे की कहानी सुनी होगी जो क्रोध में अपनी मां पर चिल्लाता था, उससे भी कम थी। परंतु उन सब में एक बात अवश्य एक जैसी थी कि वे सब के सब अच्छाई ढूंढने वाले थे। वे प्रत्येक स्थिति में दूसरे व्यक्तियों में अच्छा ही देखते थे। मुझे विश्वास है आपने उस छोटे बच्चे की कहानी सुनी होगी जो क्रोध में अपनी मां पर चिल्लाता था कि वह उससे घृणा करता है। फिर शायद दंडित किए जाने के भय से वह घर से बाहर पहाड़ी की ओर भाग गया और वहां पर घाटी में चिल्लाया, मैं तुमसे घृणा करता हूं, मैं तुमसे घृणा करता हूं। घाटी से वापस प्रतिध्वनि सुनाई दी, मैं तुमसे घृणा करता हूं, मैं तुमसे घृणा करता हूं। कुछ अचंभित सा वह बच्चा अपने घर वापस भागा और आकर अपनी मां को बताया कि घाटी में कोई गंदी प्रवृत्ति का बच्चा है जो मेरे लिए कहता है कि वह घृणा करता है। उसकी मां उसे दोबारा पहाड़ी की ओर लेकर गई और वहां जाकर उसने मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं जोर से बोलने के लिए कहा। जैसे मां ने बताया बच्चे ने वैसा ही किया और इस बार उसने पाया कि घाटी में कोई अच्छा बच्चा है जो उससे कह रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जीवन एक प्रतिध्वनि है। जो भी आप बाहर भेजते हैं वापस आता है। जो भी आप बोते हैं वही काटते हैं। जो भी आप देते हैं वही पाते हैं। जो आप हैं वही आप दूसरों में देखते हैं। आप क्या हैं और आप क्या करते हैं, इससे दरकिनार यदि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम पुरस्कार पाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक व्यक्ति में और प्रत्येक स्थिति में अच्छा ही देखना चाहिए। अच्छाई ढूंढने वाला बनना चाहिए एवं उस स्वर्णिम सिद्धांत अपने जीवन की शैली के रूप में अपना लेना चाहिए। यह शाश्वत सत्य है कि आप व्यक्तियों को जैसा देखते हैं वैसा ही उनसे व्यवहार करते हैं। यह भी सत्य है कि दूसरों में आपको अच्छाई व योग्यता दिखाई पड़े। इसके लिए आपको इस दिशा में प्रयास करना होगा। एक बार आपने दूसरे में अच्छाई व योग्यता ढूंढ ली तो आप उससे अच्छा व्यवहार करेंगे और वह बेहतर कार्य निष्पादित करेगा। अतः अच्छाई ढूंढने वाला बनने के लिए अच्छी व्यापारिक समझ तथा अच्छी मानवीयता का समावेश होना आवश्यक है। चांद को नीचे मत उतारना। अब आपने जब अच्छाई ढूंढ ली तो इसके बारे में बताकर इसका कुछ अच्छा विस्तार अवश्य कीजिए। बहुधा लोग अच्छाई देख लेते हैं परंतु इसे गुप्त रखते हैं। बे सिटी टेक्सास के बे सिटी हाई स्कूल के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती। अक्टूबर 1976 में प्रधानाचार्य जोय इब्राहिम के पूर्ण समर्थन से बैरी टैकर ने ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ किया जो प्रयास और मान्यता के पात्र थे, परंतु उनके सकारात्मक और दायित्वपूर्ण व्यवहार व सोचने के ढंग के बावजूद उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया था। उस शिक्षण वर्ष में ऐसे 500 से भी अधिक विद्यार्थियों को अध्यापकों द्वारा चिन्हित किया गया और उन्हें कार्यालय भेजा गया। श्री टैकर ने इस प्रयोग के परिणामों का उल्लेख इस प्रकार किया। पहला, अच्छे विद्यार्थियों की पहचान की गई। दूसरा, विद्यार्थियों ने सीखा कि उन्हें नकारात्मक व्यवहार के बजाय सकारात्मक व्यवहार से पहचान मिलती है। तीसरा, प्रधानाचार्य बहुत से विद्यार्थियों को उनके चेहरे के बजाय उनके पहले नाम से जानने लगे। चौथा, विद्यार्थियों की सोचने की पद्धति में सुधार हुआ। उन्होंने इस मान्यता मिलने को सराहा। पांचवां, अध्यापक
अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सकारात्मक गुणों की ओर ध्यान देने लगे। जब विद्यार्थी श्री टैकर के कार्यालय में पहुंचे तो सामान्यतः कुछ बुरे की आशंका से उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, मैंने क्या किया है। जब श्री टैकर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या किया है तो उनकी जिज्ञासा मुस्कान में बदल गई। लगभग 4 वर्ष पूर्व मैं डल्लास टेक्सास के एक सफल व कर्मठ व्यक्ति वाल्टर हैली से मिला। हमारी उस मुलाकात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि वाल्टर और मुझ में तुरंत घनिष्ठता हो गई थी। थोड़े से भ्रमण के उपरांत उन्होंने मुझको अपने अनूठे कार्यों में से एक कार्य दिखाना चाहा। वे बीमा के व्यापार में थे और उन्हें एक दिन नया विचार सूझा कि देश भर में हजारों स्वतंत्र रूप से परचून का व्यापार करने वालों को उनके परचून के भंडार गृह के आधार पर बीमा बेचा जाए। हमने एक विशाल भंडार गृह का दौरा किया और जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश किया, वे स्विच बोर्ड ऑपरेटर के सामने रुक गए और कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम स्विच बोर्ड पर कितना अच्छा कार्य कर रहे हो। तुम लोगों को ऐसा अनुभव कराते हो कि जैसे तुम्हें बहुत खुशी होती है जब वे लोग तुम्हें बुलाते हैं। धन्यवाद मिस्टर हैली, मैं ऐसा ही करने की कोशिश करता हूं। फिर हम कार्यालय प्रभारी की ओर गए। जैसे ही हम एक विभाग के आगे से गुजरे, मिस्टर हैली ने कहा, जिग, क्षमा करना, आओ इधर चलें। मैं चाहता हूं आप इस व्यक्ति से मिलें। वह अंदर गए, अपना परिचय दिया और कहा, आपको मालूम है, मैं आपको नहीं जानता, परंतु आपके विभाग को जानता हूं और आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपके द्वारा इस विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद जो कुछ हो रहा है उसकी मुझे पूरी जानकारी है। आपके पास अभी तक एक भी शिकायत नहीं है और यह बात आपके लिए प्रशंसनीय है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मिस्टर हैली, मैं अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास कर रहा हूं। हम सीढ़ियों से ऊपर गए और जैसे ही हम आंतरिक कार्यालय में प्रवेश करने वाले थे, वह रुका और उसने कहा, जिग, डेस्क के पीछे बैठने वाली महानतम सचिव से मैं आपका परिचय कराता हूं। आप जानती हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपसे कभी यह कहा है, परंतु मेरी पत्नी सोचती है कि आपने चांद को लटका रखा है और वह मानती है कि आप उसे कभी भी नीचे उतार सकती हैं। इसलिए मेरा कहना है, ऐसा मत करना। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। हम बीमा कार्यालय के अंदर गए और उन्होंने कहा, जिग, बीमे के काम में उतरने वाले आज तक के महानतम व्यक्तियों में गिने जाने वाले इस व्यक्ति से हाथ मिलाओ। इस पूरे दौरे में 30 मिनट से भी कम समय लगा, परंतु वाल्टर हैली ने इन व्यक्तियों में से प्रत्येक को जीने के लिए कुछ अपेक्षाएं दे दी थी। मिलने के बाद वे पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। उसने उनकी थोड़ी सी निष्कपट प्रशंसा की, जिससे उनमें अपने कार्य के प्रति एवं कंपनी के प्रति साहस का संचार हुआ। परिणाम स्वरूप मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उन्होंने और अधिक प्रभावी ढंग से एक अधिक सक्षम रूप से कार्य किया। मैं यह भी आपको यकीन दिलाता हूं कि वाल्टर हैली और मैं भी इस दौरे के बाद बेहतर महसूस कर रहे थे। किसी दूसरे को अच्छाई के लिए प्रभावित व प्रेरित करने और उसे बढ़ावा देने का लाभ आपको न मिले, यह असंभव है। समस्या यह है, एक युवा सेल्समैन के रूप में मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक 5 वर्ष की लड़की ने एक धर्मस्थल के आयोजन में अपना पहला संगीत कार्यक्रम दिया। उसकी आवाज़ अत्यंत मधुर थी एवं शुरू से ही उसके प्रति एक महान प्रगति पथ की आशा जगाती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी धार्मिक संस्था, स्कूल व अन्य सामाजिक उत्सवों में मांग बढ़ने लगी। आवाज़ के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार वालों ने उसे एक जाने माने प्रशिक्षक के पास भेज दिया। उस अध्यापक को संगीत का जितना ज्ञान था उतना बहुत कम लोगों को था। वह पूर्णतावादी था। वह हर समय सर्वोत्तम प्रदर्शन चाहता था। जब कभी वह लड़की थोड़ी सी गड़बड़ाती या अपने सुर को थोड़ा सा भी खोती तो वह ध्यानपूर्वक उसकी त्रुटियों की ओर इशारा कर देता। कुछ समय के बाद लड़की के मन में संगीत अध्यापक के लड़की को उससे प्यार हो गया
और उन्होंने शादी कर ली। वह उसे पढ़ाता रहा, परंतु लड़की के मित्रों को उसकी स्वाभाविक मधुर आवाज में परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसमें वह पहले वाली गुणवत्ता और उत्तेजना नहीं रही। धीरे धीरे गाने के निमंत्रण कम होते गए और अंत में बंद हो गए। फिर उसके अध्यापक पति की मृत्यु हो गई और कुछ वर्षों तक उसने बहुत कम या लगभग ना के बराबर गाया। उसकी प्रतिभा का प्रयोग नहीं हुआ और वह निष्क्रिय होने लगी, जब तक कि एक जोशीले सेल्समैन का उससे मिलना जुलना शुरू नहीं हुआ। जब कभी वह कोई धुन गुनगुनाती तो वह उसकी आवाज की खूबसूरती और मधुरता की प्रशंसा करता हुआ कहता, कुछ और गाओ, तुम्हारी आवाज दुनिया में सबसे अच्छी आवाज है। अब वास्तविकता यह है कि हो सकता है उस सेल्समैन को ज्ञान न हो कि यह आवाज मधुर है या अमधुर, परंतु उसे यह ज्ञान अवश्य था कि वह उसकी आवाज को बहुत पसंद करता था। इसलिए वह उस पर प्रशंसा के फूल बरसाता। इसमें कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापिस आ गया तथा उसको पुनः गाने के निमंत्रण मिलने लगे। काफी बाद में उसने इस अच्छाई ढूंढने वाले सेल्समैन के साथ विवाह कर लिया और वह अपने सफल प्रगति पथ पर आगे बढ़ती गई। कुछ लोग कहते हैं कि प्रशंसा मात्र हवाई है, परंतु मैं बलपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि सेल्समैन की प्रशंसा उसके लिए पूरी तरह ईमानदार, निष्कपट और अत्यंत आवश्यक थी। वस्तुतः एक निष्कपट प्रशंसा दुनिया की सबसे प्रभावशाली अध्यापन एवं प्रेरक विधियों में से एक है। कुछ लोगों को हो सकता है इसमें केवल हवा ही लगे, परंतु जिस प्रकार हमें अपने ऑटोमोबाइल वाहन के टायरों में हवा भरने से आसानी हो जाती है, उसी प्रकार जीवन के हाईवे पर भी इससे आसानी हो जाती है। आप एक व्यापारी हैं। एक बार न्यूयॉर्क के एक व्यापारी ने पेंसिल बेचने वाले एक व्यक्ति के टोकरे में $1 डाला और जल्दी से वह सबवे ट्रेन में चढ़ गया। दोबारा कुछ सोचकर वह ट्रेन से उतरा, उस भिखारी के पास गया और उसके टोकरे में से एक पेंसिल उठा ली। उसने क्षमा मांगते हुए कहा, जल्दी में मैं पेंसिल लेना भूल गया था। आशा है इस बात से तुम परेशान नहीं होंगे। आखिरकार तुम भी मेरी ही तरह व्यापारी हो। तुम्हारे पास बेचने के लिए सामग्री है और तुमने उसकी कीमत भी उचित रखी है। उसके बाद वह दूसरी ट्रेन से चला गया। कुछ महीनों के उपरांत एक सामाजिक उत्सव में साफ सुथरे कपड़े पहने हुए एक सेल्समैन उस व्यापारी के पास आया और अपना परिचय दिया। आपको शायद मैं याद नहीं हूं और मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूं, परंतु मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप वह व्यक्ति हैं जिसने मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटाया। मैं एक भिखारी था और साथ में पेंसिल बेचा करता था, जब तक कि आपने आकर मुझसे नहीं कहा था कि मैं एक व्यापारी हूं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, बहुत से व्यक्ति जितना वह सोचते हैं उससे कहीं आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा मिल गया जो सोचता था कि वे इससे भी आगे जा सकते हैं। आप दूसरों को कैसे देखते हैं? यदि हम किसी की महानतम भलाई कर सकते हैं तो यह उन व्यक्तियों से अपनी दौलत को बांट कर नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों को उनके पास जो दौलत है उसकी जानकारी देकर ही संभव है। व्यक्ति में इतनी प्रतिभा व योग्यता निहित है, यह आश्चर्यजनक तथ्य है। हमने पहले 2 खंडों में आपसे ही परिचय कराने में पर्याप्त समय दिया है। सफलता की दिशा में पहला कदम अपने संभाव्य सामर्थ्य का ज्ञान होना है और दूसरा कदम दूसरे की संभाव्य सामर्थ्य को जानना है। सौभाग्यवश जब हमें अपनी योग्यता का ज्ञान हो जाता है तो दूसरों की योग्यता को जान लेना आसान हो जाता है। एक बार जब हम इसे देख लेते हैं तो दूसरों को भी यह दृष्टिकोण प्राप्त करने की दिशा में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। बैंकरों ने इनकार किया। मैरी क्रॉली के पास ऋण लेने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं थी। बैंकर के दिशा निर्देशों एवं व्यापारिक तर्क के हिसाब से वह जरूरी थी। वह अपने नए व्यापार में और पूंजी लगाना चाहती थी। उसे कंपनी चलाने का कोई अनुभव नहीं था। अपने पहले नियोक्ता से सैद्धांतिक मतभेद के कारण उसने वह कंपनी छोड़ दी। अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास नहीं हो रहा था और इन सब के अतिरिक्त वह एक महिला थी। और भी बुरी बात यह थी
कि उसकी एक अजीब सोच थी कि ईसाई सिद्धांतों पर ही कोई व्यापार खड़ा हो सकता है। वह यह भी सोचती थी कि यदि सेल होती है तो इससे ग्राहक, कंपनी और सेल्समैन सबको लाभ होता है। साथ ही वह बिलों व बोनस आदि का अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बल्कि उनकी देय तिथि पर ही भुगतान करने में विश्वास रखती थी। इससे समस्या की गंभीरता और बढ़ गई थी। परंतु यदि आप सोचते हैं कि यह गलत था तो आगे और गलत लगेगा। मैरी क्रॉली किसी भी सेल या ट्रेनिंग मीटिंग का आरंभ प्रार्थना से करने में विश्वास रखती थी। बाद में उसे और उसके पुत्र डॉन कार्टन को, जो उसके साथ व्यापार में काम करता था, एक क्रांतिकारी विचार आया कि अपंग व्यक्तियों को नौकरी पर रखना एक अच्छा बिजनेस है। उनके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा। इसके अलावा तेजी से बढ़ती बिक्री एवं जल्दी जल्दी लोगों की भर्ती करने पर भी अपने ऑर्डर्स को समय से पूरा न कर पाने के कारण व्यापार काबू से बाहर होता जा रहा था। मेरी जानकारी में ऐसा करने वाली अमेरिका में वह अकेली सेल्स कंपनी है। तथापि यह स्पष्ट है कि वे 2 बैंकर जिन्होंने ऋण देने से मना किया था गलती पर थे और जिस बैंकर ने हाँ कहा था वह सही था, क्योंकि डल्लास टेक्सास की श्रीमती मैरी क्रॉली द्वारा निर्मित होम इंटीरियर्स एंड गिफ्ट्स वास्तव में शताब्दी की प्रेरणादायी सफलता की गाथाओं में से एक है। कुछ भी नहीं से शुरू करके मैरी क्रॉली ने विशिष्ट एवं दीर्घजीवी सफलता के लिए आवश्यक सभी सिद्धांतों का प्रयोग करके एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया जो प्रत्यक्ष बिक्री की दुनिया में आदर्श बन गई। ईश्वर में अडिग आस्था को अपना आधार बनाकर इस दृढ़ निश्चय के साथ उसने कंपनी बनाई कि कोई भी व्यापार विश्वास, कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम एवं सबके लिए समान अवसर के सिद्धांत पर न केवल खड़ा किया जा सकता है बल्कि उसे इसी प्रकार स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए। महिला होने पर स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करते हुए मैरी ने पूर्वाग्रह और भेदभाव के दंश को इतना झेला था कि उसने होम इंटीरियर्स एंड गिफ्ट्स में उसे पैदा नहीं होने दिया। अधिकांश व्यक्ति यह प्रश्न पूछते हैं कि मैरी क्रॉली और उसकी कंपनी, जिसकी स्थापना दिसंबर 1957 में हुई थी, ने क्यों और कैसे इतनी उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। उत्तर सरल परंतु बहुत गहरा है। यदि मुझे संक्षिप्त में मैरी क्रॉली और उसकी सफलता को कुछ शब्दों में बताना हो तो मैं कहूँगा कि अपने विश्वास की गहराई के कारण उसने सफलता की ऊंचाई प्राप्त की। वह मानती थी कि विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति रुचि रखने वाले 99 व्यक्तियों के दल के बराबर है। वह प्रत्येक में अपार संभावनाओं में विश्वास रखती थी एवं सेल्स महिलाओं को विकास व आर्थिक सफलता के असीमित अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह मानती थी कि यदि आप मानसिक, नैतिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से अपने व्यक्तियों का निर्माण करेंगे तो वे उसी तरह की नींव पर व्यापार का निर्माण करेंगे। किसी भी मापदंड के अनुसार मैरी क्रॉली एक संपन्न महिला है, परंतु जो कुछ उसने पाया वह उसके कारण संपन्न नहीं है, बल्कि जो कुछ उसने दिया वह उसके कारण संपन्न है। मैरी ने अपनी पुस्तक थिंक मिंक में इसे बड़े सुंदर ढंग से कहा है। उसके वास्तविक नगीनों में से कुछ इस प्रकार है: खरगोश की आदत मत पालो, ऊद बिलाव की तरह सोचो। लोगों को प्यार की तब सबसे अधिक जरूरत होती है जब वे इसके लायक नहीं होते। चिंता कल्पना का दुरुपयोग है। ईश्वर टूटे उठने वाले बनो। आपके प्रयास आपको तोड़ सकते हैं, परंतु उन्हें कभी छोड़ना नहीं। बड़े दिल वाले बनो, बड़े दिमाग वाले नहीं। मुझे ईश्वर का गणित प्यारा लगता है। खुशी दूसरों से बांटने में धनात्मक व गुणात्मक दोनों रूप में बढ़ती है। कुछ बनो, ईश्वर किसी को यूं ही नहीं बनाता। मैरी क्रॉली एवं होम इंटीरियर्स की कहानी में सफलता की उजली धूप और खुशियों के गुलाब ही नहीं थे। उसमें बेहिसाब खून, पसीना और आंसू बहे थे, परंतु प्रेम की प्रचुरता, आस्था, साहस, संवेदना, संकल्प और सरल परिश्रम जैसी महत्वपूर्ण चीजों का कोई अभाव नहीं था। इससे दोस्तों वह सब कुछ मिल जाता है जो आपको भेंट करने हेतु जीवन के पास है। मैरी की कहानी एक अनूठा वृतांत है और यह ऐसा वृतांत है जिसके आधार पर कोई भी वकील न्यायालय में सिद्ध कर सकता है कि आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं
वह कर सकते हैं, बशर्ते कि आप दूसरों की जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त कराने में पर्याप्त सहायता करें। चूहे। कई वर्ष पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डॉक्टर रॉबर्ट रोजेंथल ने 3 समूह विद्यार्थियों के और 3 समूह चूहों को लेकर कौतूहल भरे प्रयोग किए। उसने विद्यार्थियों के अपने समूह को बताया, आप भाग्यशाली हैं, आप लोग बुद्धिमान चूहों के साथ काम करने वाले हैं। इन चूहों की नस्ल को बुद्धिमत्ता के लिए विकसित किया गया है और ये बहुत चतुर हैं। ये कैसे भी भूल भुलैया को पार करके उसके सिरे पर पहुंच जाएंगे। ये पनीर बहुत खाते हैं, इसलिए बहुत सा खरीद लो। दूसरे समूह से कहा गया, आप लोगों के चूहे औसत किस्म के हैं, ना बहुत चतुर ना बहुत मूर्ख। ये आखिरकार भूल भुलैया के सिरे पर पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा बहुत पनीर खाएंगे, परंतु उनसे अधिक आशा मत रखना। ये योग्यता और बुद्धिमत्ता में औसत है, अतः इनकी उपलब्धि भी औसत स्तर की ही होगी। उसने तीसरे समूह से कहा, ये चूहे वास्तव में बहुत घटिया है। यदि ये भूल भुलैया के सिरे पर पहुंच गए तो यह मात्र संयोग होगा, इनका प्रयास नहीं। ये वाकई मूर्ख हैं, इसलिए इनकी उपलब्धि भी कम होगी। मैं आपसे यह भी कहने की स्थिति में नहीं हूं कि आप इसके लिए पनीर खरीदो। सिर्फ भूल भुलैया के आखिरी सिरे पर पनीर की तस्वीर बना दो। अगले 6 सप्ताह तक विद्यार्थियों ने एक सी वैज्ञानिक स्थितियों में परीक्षण किए। बुद्धिमान चूहों का कार्य निष्पादन बुद्धिमानों जैसा था। वे बहुत जल्दी भूल भुलैया के सिरे पर पहुंच गए। औसत चूहे। आप औसत किस्म के चूहों के समूह से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वे सिरे पर पहुंच तो गए, परंतु उन्होंने इस काम में फुर्ती का कोई रिकॉर्ड कायम नहीं किया। मूर्ख चूहे। हे भगवान, वे सब दुखी थे। उन्हें वास्तव में बहुत परेशानी हुई और उनमें से एक को जब आखिरी सिरा मिल गया तो यह स्पष्ट रूप से मात्र संयोग ही था। उसकी ऐसी कोई योजना नहीं थी। अब दिलचस्प बात यह है कि कोई भी चूहे बुद्धिमान अथवा मूर्ख नहीं थे। वे सबके सब एक साथ ही पैदा हुए और औसत चूहे थे। उनके कार्य संपादन में अंतर प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों के सोचने के ढंग के अंतर का परिणाम था। संक्षेप में, विद्यार्थियों ने चूहों से अलग अलग व्यवहार किया क्योंकि उन्होंने उन्हें अलग अलग तरीके से देखा और भिन्न व्यवहार से भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों को चूहों की भाषा नहीं आती थी, परंतु चूहों का भी एक सोचने का ढंग होता है और सोचने का ढंग एक शाश्वत भाषा है। बच्चे, सेल्समैन, रोगी, कर्मचारी, साथी। मैं आपसे एक पूछता हूं, आपके बच्चे किस प्रकार के हैं? यदि आप सेल्समैन हैं तो आपके संभावित ग्राहक किस प्रकार के हैं? यदि आप सेल्स मैनेजर हैं तो आपके सेल्समैन कैसे हैं? यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आप किस प्रकार के रोगियों का इलाज कर रहे हैं? यदि आप एक नियोक्ता हैं तो आपके कर्मचारी किस प्रकार के हैं? यदि आप पति हैं तो आपकी पत्नी किस तरह की है? यदि आप पत्नी हैं तो आपके पति किस प्रकार के हैं? आप कह सकते हैं, जिगलर, 1 मिनट रुको, लानत भेजो। अभी 1 मिनट पहले आप उन चूहों की बात कर रहे थे और अब अगले ही मिनट आप मेरे बच्चों, मेरी पत्नी, मेरे पति और मेरे संभावित ग्राहकों की बात कर रहे हो। आप इसे जरा कुछ और स्पष्ट करेंगे? जाहिर है, मैं सोचने के ढंग के बारे में बात कर रहा हूं और आपका जिन लोगों से वास्ता पड़ता है उनके ऊपर आपके सोचने के ढंग के प्रभाव के बारे में बात कर रहा हूं। आइए चूहों वाली कहानी को एक कदम और आगे बढ़ाएं, क्योंकि उस प्रयोग को एक कदम और बढ़ाकर स्थानीय ग्रेड स्कूल तक ले जाया जाए। एक अध्यापक से कहा जाए, आप सौभाग्यशाली हैं, आप बुद्धिमान बच्चों के साथ काम करने वाले हैं। वे बच्चे इतने कुशाग्र हैं कि डर लगता है। वे आपके प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर दे देंगे। वे अत्यंत मेधावी बच्चे हैं, परंतु आपको सावधानी भी बरतनी है। हालांकि वे बुद्धिमान हैं, परंतु वे आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे। उनमें से कुछ आलसी हैं और आपसे कम कार्य प्राप्त करने हेतु तर्क वितर्क करने की कोशिश करेंगे। आप उनकी बात मत सुनना। ये बच्चे पूरा कार्य कर सकते हैं, सिर्फ इनके ऊपर कार्य लाद दो। कुछ यह भी कहेंगे कि यह कार्य बहुत कठिन है। आप उनकी सुनना ही मत और यह भी चिंता मत करना कि प्रश्न बहुत कठिन है।
ये बच्चे कठिन से कठिन प्रश्न हल कर सकते हैं और करेंगे यदि आप विश्वास के साथ इन्हें प्रतिदिन स्नेह, अनुशासन और सच्चे लगाव की खुराक देते रहें। दूसरे अध्यापक को बताया गया, आपके पास औसत स्तर के बच्चे हैं। वे ना तो बहुत कुशल हैं, ना बहुत मूर्ख। उनके पास औसत स्तर की बुद्धि, औसत स्तर की पृष्ठभूमि और औसत स्तर की योग्यता है। अतः हमें इनसे औसत परिणाम की ही अपेक्षा है। स्वाभाविक तौर से बुद्धिमान बच्चों ने औसत बच्चों से अच्छा कार्य किया। दरअसल वर्ष के अंत में बुद्धिमान विद्यार्थी औसत विद्यार्थियों से पूरे 1 वर्ष आगे निकल गए। मैं शर्त के साथ कह सकता हूं कि कहानी का अंत पहचानने के लिए आपको बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ठीक सोच रहे हैं, कोई बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं थे, वे सब साधारण विद्यार्थी थे। अंतर केवल अध्यापक के सोचने के ढंग का था। अध्यापक ने औसत स्तर के विद्यार्थियों को समझा, वे बुद्धिमान हैं, उनसे बुद्धिमानों जैसा व्यवहार किया, उनसे बुद्धिमानों की तरह के कार्य संपादन की अपेक्षा की और उन्होंने वैसा किया। उनको कुछ ऐसा दिया गया ताकि वे वहां तक चढ़ें, कुछ ऐसा नहीं कि वे वहां तक उतरें। यह सच है कि आप किसी को जैसा देखते हैं वैसा ही उससे व्यवहार करते हैं और आप जिस तरह का उससे व्यवहार करते हैं बहुधा उसी तरह का वह बन जाता है। अब एक दूसरा प्रश्न है, क्या आपको अपने बच्चे पिछले 5 मिनट में पहले की तुलना में कुछ होशियार लगे? आपकी संस्था में सेल्स टीम का क्या हाल है? क्या आपके कर्मचारी या आपके साथी इन कुछ मिनटों में अधिक बुद्धिमान, अधिक व्यावसायिक, अधिक समझदार हुए? और आपकी पत्नी क्या पहले से अधिक सुंदर एवं रोचक हो गई? यदि ये चीजें नहीं हुई हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप पलटें, पीछे पलटें और फिर पढ़ें, क्योंकि आपने सार की बात ही खो दी और आपके परिवार, मित्रों एवं साथियों के साथ एक समस्या है। वह समस्या आप हैं। एक कवि ने यह बात बहुत सुंदर ढंग से कही है, यदि आप किसी व्यक्ति को वह जैसा है वैसा ही लेते हैं तो आप उसे वह जैसा था उससे बदतर बना देते हैं, परंतु यदि आप उसे सर्वोत्तम संभव व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो वह वास्तव में सर्वोत्तम संभव व्यक्ति बन जाता है। इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते यदि आपको अपने बच्चे अचानक होशियार लगने लगे, यदि अपना पति, पत्नी या साथी अच्छा लगने लगे, तो मैं कहूँगा बधाई हो, आप प्रगति कर रहे हैं। दूसरों में अच्छा देखने के इस सिद्धांत का बहुत अच्छा उदाहरण अवकाश प्राप्त UCLA कोच जॉन वुडन खिलाड़ियों में पूर्ण व्यक्ति देखते थे और उनके नैतिक मूल्यों की उतनी ही परवाह करते थे जितनी उनकी फुर्ती की। उनका ऐसा विश्वास था और वे ऐसा दिखाते भी थे कि जीवन में हर चीज दूसरे का ख्याल रखने से बढ़ जाती है। टीम भावना, समर्पण, एकनिष्ठा, साहस, संतुलन व नियंत्रण उनकी टीमों के पहचान चिन्ह थे, क्योंकि उनकी टीमों ने 12 में से 10 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और इनमें भी 7 बार लगातार। इसलिए उनके सिद्धांत से असहमति की बहुत गुंजाइश नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह विजेताओं का विजेता जीतने को सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं मानता था। दरअसल उन्होंने अपने खिलाड़ियों से जीतने के लिए कभी कहा भी नहीं। उन्होंने हर व्यक्ति से अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करने पर बल दिया और अनुभव किया कि खिलाड़ी को तब ही बुरा लगना चाहिए जब उसने अपनी ओर से पूरी जान नहीं लगाई। तुम एक घटिया फुटबॉल खिलाड़ी हो। ग्रीनवे पैकर्स के लिए एक अभ्यास सत्र के दौरान विंस लंबार्डी की टीम के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। लंबार्डी ने एक गार्ड को पुल आउट करने में असफल रहने के कारण एक तरफ निकाल दिया। गर्मी व उमस से भरे उस दिन प्रशिक्षक लंबार्डी ने अपने उस गार्ड को एक तरफ बुलाया और वह उस पर बुरी तरह बरस पड़े। बेटे, तुम एक निहायत ही घटिया फुटबॉल खिलाड़ी हो। गेंद को तुम रोक नहीं रहे हो, तुम संभल नहीं रहे हो, तुम बाहर नहीं निकाल रहे हो। दरअसल यह सब तुम्हारे लिए आज खत्म हो गया। जाओ और नहा लो। गार्ड सिर झुकाए ड्रेसिंग रूम में आ गया। 45 मिनट बाद जब लंबार्डो आए तो उन्होंने देखा कि गार्ड अपने लॉकर के सामने बैठा था और अभी भी यूनिफॉर्म पहने हुए था। उसका सिर झुका हुआ था और वह चुपचाप सुबक रहा था। विंस लंबार्डी, जो इरादों के सख्त परंतु सदैव एक सुहृदय योद्धा थे,
ने उस समय जो कुछ किया वह भी उनका निरालापन ही था। वह अपने फुटबॉल खिलाड़ी के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटे, मैंने तुमसे सच कहा है, तुम एक घटिया फुटबॉल खिलाड़ी हो। गेंद को तुम रोक नहीं रहे हो, तुम संभल नहीं रहे हो, तुम बाहर नहीं निकाल रहे हो। हालांकि एक तरह से तुम्हारे लिए मुझे यह कहानी समाप्त कर देनी चाहिए, परंतु तुम्हारे अंदर बेटे एक महान फुटबॉल खिलाड़ी है और मैं तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे अंदर के उस महान फुटबॉल खिलाड़ी को बाहर निकलकर कुछ कर दिखाने का अवसर नहीं मिल जाता। ये शब्द सुनकर जेरी कैमर सीधा खड़ा हो गया और उसे बहुत अच्छा लगा। वस्तुतः उसे इतना अच्छा लगा कि वह फुटबॉल का एक सर्वकालीन महान खिलाड़ी बन गया और अभी हाल में प्रथम 50 वर्षों के व्यावसायिक फुटबॉल खेल में उसे सर्वकालीन गार्ड चुना गया। ऐसे थे लंबार्डी। वे आदमियों में वह चीज देख लेते थे जिसे वे आदमी अपने अंदर अक्सर नहीं देख पाते थे। उनमें अपने लोगों को उनके अंदर छिपी प्रतिभा का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने की योग्यता थी। परिणाम स्वरूप इन खिलाड़ियों ने ग्रीन बे में लंबार्डी को लगातार 3 वर्ष तक विश्व चैंपियनशिप जीत कर दी। बाद में जब वे वाशिंगटन चले गए तो बहुत से लोगों को आश्चर्य था कि वहां पर वे सोनी जर्गन्स जैसे कुशल परंतु अनुशासनहीन क्वार्टरबैक खिलाड़ी को कैसे संभालेंगे। उन लोगों को बहुत देर तक आश्चर्य नहीं करना पड़ा। अभ्यास के पहले ही दिन एक रिपोर्टर ने उनसे जर्गन्स के बारे में प्रश्न पूछ लिया। लंबार्डी ने सोनी को अपने पास बुलाया और अपनी बाजू को उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, महाशय, फुटबॉल के मैदान में उतरने वाला यह महानतम क्वार्टरबैक खिलाड़ी है। क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि जर्गन्स का वह अब तक का सर्वोत्तम वर्ष रहा। लंबार्डी दूसरों में अच्छा देखते थे, उन्हें जैसा देखते थे वैसा ही उनसे व्यवहार करते थे और उनके अंदर जो कुछ अच्छा था उसको विकसित करने में उनकी सहायता करते थे। लिटिल एनी। कई वर्षों पहले बोस्टन मास के एक कदम बाहर एक मानसिक संस्था में एक युवा लड़की जो लिटिल एनी के नाम से जानी जाती थी एक काल कोठरी में कैद थी। वह संस्था विशेष तौर से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध थी। फिर भी डॉक्टर की राय में बुरी तरह से मंदबुद्धि लोगों के लिए कालकोठरी ही एकमात्र उपयुक्त स्थान था। लिटिल एनी के मामले में डॉक्टरों को उसके लिए कोई आशा दिखाई नहीं दी थी, इसलिए वह छोटी सी पिंजरेनुमा कोठरी में जिसमें बहुत कम रोशनी और उससे भी कम आशा की किरण आती थी वह दिखाई नहीं दी थी। इसलिए वह छोटी सी पिंजरेनुमा कोठरी में जिसमें बहुत कम रोशनी और उससे भी कम आशा की किरण आती थी वह एक जिंदा लाश बन गई थी। उस समय उस संस्था की एक बुजुर्ग नर्स अपनी सेवानिवृत्ति के करीब थी। वह मानती थी कि ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी प्राणियों के लिए कुछ ना कुछ उम्मीद है। अतः उसने अपना लंच कालकोठरी के अंदर ले जाकर एनी के पिंजरे के बाहर खाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि शायद वह उस छोटी लड़की में कुछ प्यार और आशा का संचार कर पाए। लिटिल एनी काफी हद तक में एक जानवर आने वाले व्यक्ति पर हिंसक आक्रमण कर देती थी और कई बार वह उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी। जब उस बुजुर्ग नर्स ने उसके पास जाना शुरू किया तो एनी ने ऐसा संकेत तक नहीं दिया कि मानो उसे नर्स की उपस्थिति का आभास भी हो। एक दिन वह बुजुर्ग नर्स कुछ ब्राउनीज लेकर आई और उन्हें एनी के पिंजरे के बाहर छोड़ गई। लिटिल एनी ने ऐसा कोई संकेत तक नहीं दिया कि जैसे उसे पता ही नहीं कि वे रखी हैं। परंतु जब नर्स दूसरे दिन आई तो वहां ब्राउनीज नहीं थी। उस दिन के बाद वह नर्स प्रत्येक गुरुवार को ब्राउनीज लेकर आती। शीघ्र ही संस्था के डॉक्टरों को लगने लगा कि एनी में कुछ बदलाव आ रहा है। कुछ दिनों बाद उन्होंने तय किया कि लिटिल एनी को वहां से हटाकर दूसरी मंजिल पर ले जाया जाए। आखिर में वह दिन आ ही गया जब इस नाउम्मीद समझी जाने वाली बीमार लड़की के बारे में कहा गया कि वह घर वापस जा सकती है, परंतु लिटिल एनी वहां से जाना नहीं चाहती थी। वह जगह उसके लिए इतने मायने रखती थी कि उसे लगा कि वहां पर रहकर दूसरे रोगियों के लिए काम करके वह कुछ योगदान दे सकती थी। उस बुजुर्ग नर्स ने उसके जीवन में इतना कुछ देखा और इतना कुछ लाया कि एनी को लगा कि वह भी दूसरों में कुछ देख सकती है
और उनके विकास के लिए उनकी सहायता कर सकती है। बहुत वर्षों बाद जब इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने एक विदेशी को, जिसका नाम हेलन केलर था, इंग्लैंड का सर्वोच्च पुरस्कार देते हुए उससे पूछा, जीवन में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों का श्रेय आप किसे देती हैं? यद्यपि आप अंधी भी हैं और आप बहरी भी हैं, फिर भी इतना सब कुछ आप कर पाई, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? बिना किसी क्षणिक रुकावट के हेलन केलर ने कहा कि यदि इस बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन किसी रहस्यमयी बीमारी के कारण अपंग व असहाय होने से पहले हेलन केलर एक सामान्य व स्वस्थ बच्ची थी। एनी सुलीवन को हेलन केलर ईश्वर द्वारा रचित विशेष व्यक्तियों में से लगी। जैसी वह लगी, उसने वैसा ही उसके साथ व्यवहार किया, उसे प्यार किया, उसे अनुशासित किया, उसके साथ खेली, प्रार्थना की और तब तक उसके साथ लगी रही जब तक कि उसके जीवन की टिमटिमाती लो विश्व भर के लोगों को राह दिखाने वाला एक प्रकाश पुंज नहीं बन गई। हाँ, लिटिल एनी ने अपने जीवन का स्पर्श पा लेने के बाद हेलन केलर ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आंखों से पता चलता है। बहुत सालों पहले उत्तरी वर्जीनिया में एक वृद्ध व्यक्ति एक नदी के किनारे पर उस पार जाने की प्रतीक्षा में खड़ा था, क्योंकि कड़कड़ाती सर्दी थी और वहां कोई पुल वगैरह नहीं था। इसलिए नदी पार जाने के लिए उसे कोई न कोई सवारी ही पकड़नी थी। काफी लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे घुड़सवारों का एक समूह आता दिखाई दिया। उसने पहले घुड़सवार को गुजर जाने दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां। आखिर में केवल एक घुड़सवार बच गया। जैसे ही वह बराबर में आया, वृद्ध आदमी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, महोदय, क्या आप मुझे नदी पार करने तक सवारी दे सकते हैं? घुड़सवार ने क्षण भर भी हिचकिचाहट किए बिना कहा, क्यों नहीं, अवश्य, आओ बैठ जाओ। नदी पार होने के बाद वृद्ध व्यक्ति घोड़े से उतर गया। जाने से पहले घुड़सवार ने कहा, महोदय, मैं इस बात को देखे बिना नहीं रह सका कि आपने बाकी सब घुड़सवारों को उनसे सवारी के लिए कहे बिना जाने दिया। फिर जब मैं आपके बराबर में आया तो आपने मुझसे फौरन सवारी के लिए कह दिया। उत्तर दिया। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे वहां कोई प्यार नजर नहीं आया, तो मैं अपने दिल में जान गया कि उनसे सवारी के लिए कहना व्यर्थ है। परंतु जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो मुझे संवेदना, प्यार और सहायता के लिए इच्छा दिखाई दी। मैं जान गया कि मुझे नदी पार कराने के लिए सवारी देने में आपको प्रसन्नता होगी। इसके साथ ही घुड़सवार ने कहा, आपको पता है, आप जो कह रहे हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही थॉमस जेफरसन घूमा और व्हाइट हाउस के लिए घोड़े पर चल पड़ा। यह सच कहा गया है कि हमारी आंखें हमारी आत्मा की खिड़कियां हैं। इस संदर्भ में बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें सही पढ़ा था। प्रश्न, यदि आप आखिरी घुड़सवार होते तो क्या बूढ़े व्यक्ति ने आपसे नदी पार करने के लिए सवारी मांगी होती? यह महत्वपूर्ण है कि उसने मांगी होती, क्योंकि सलाह देने में और सहायता के लिए हाथ बढ़ाने में बहुत भारी अंतर होता है। आप और आपका उत्साह किसी एक के लिए या अन्य लोगों के लिए उस विशेष नदी पार कराने हेतु सवारी देने के लिए हो सकता है। हार्वी फायरस्टोन ने, जिसने लोगों की उपलब्धियों के पर्वत चढ़ने में सहायता की, अपने कथन में इसे बहुत सुंदर ढंग से कहा है। आपको दूसरों से सर्वश्रेष्ठ तभी प्राप्त होता है जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। कोई जरूरत देखो और उसे पूरा करो। लाउन और वर्नड्रेट की कहानी अनूठे साहस, सिद्धांतों के प्रति समर्पण और इस अटूट विश्वास की कहानी है कि विश्वास एवं परिश्रम जीवन की अधिकांश समस्याओं के उत्तर हैं। पोलियोग्रस्त होने के समय तक वर्न प्लास्टर का काम करके अच्छी कमाई कर लेने वाला 3 छोटे बच्चों का पिता था। जीवन के लिए एक साहस भरे संघर्ष के बाद उसे 4.5 वर्ष तक के लंबे स्वास्थ्य लाभ हेतु विवश होना पड़ा। आज वर्न और लाउन $80 लाख प्रति वर्ष का व्यापार संभाल रहे हैं और उनके 1000 से अधिक टपरवेयर डीलर हैं। पोलियोग्रस्त होने से लेकर आज तक की स्थिति के बीच जो कुछ हुआ वह अपने आप में एक कहानी है।
जब वर्ण ने बिस्तर पकड़ लिया और सारी बचत राशि खर्च हो गई तो लाओन ने बाहर नौकरी कर ली, परंतु उसका काम उसे पूरी तरह थका देता था और उसे वर्ण और बच्चों के प्रति 10 घंटे दूर रहना पड़ता था। उसने टपरवेयर अपील का उत्तर दिया, व्यापार से प्यार करने लगी और 2 वर्ष के बाद वह पूर्णकालिक स्तर पर विक्रय के काम में जुट गई। काम दिलचस्प था और लाभदायक भी, तथा अब वह अपने काम के समय को अपने परिवार के हिसाब से व्यवस्थित करने लगी, बजाय इसके कि वह अपने परिवार को अपने काम के हिसाब से व्यवस्थित करती, जैसा कि वह पहले करती आ रही थी। लगभग तभी उसने पहचाना कि अन्य पुरुष और महिलाएं भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए उसने उनकी सहायता हेतु अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। परिणाम, पूरे देश में नंबर 1 डीलरशिप, ट्रेंड्स के लिए आर्थिक सुरक्षा और उनके समुदाय के लिए, उनके साथ काम करने वालों के लिए एवं उनके धार्मिक स्थल के कार्यों हेतु योगदान व सहयोग प्रदान करने के अवसर। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में वर्ण और लाओन ने अपने 125 मैनेजरों के लिए एक अनगिनत डीलर्स के लिए सुंदर नई कारें रखने और उन्हें अपनी उपलब्धियों को अर्जित करने के सपने को संभव व साकार कर दिखाया। उन्होंने हेले एप्पी सहित जो आज टपरवेयर के वाइस प्रेसिडेंट है, सैकड़ों की संख्या में दूसरों को भी विकास के अवसर प्रदान किए। उनकी उत्कृष्ट सफलता दूसरों की जरूरतों को देखने और उन जरूरतों के लिए कुछ करने का परिणाम है। आप लोगों को जैसा देखते हैं वैसा ही उनसे व्यवहार करते हैं, और यदि आप दूसरों को वैसा ही देखते हैं जैसे कि वर्ण और लावन, तो आप भी बहुत कुछ पा रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ दे रहे होंगे। दूसरों को खिलाओ, खुद ठीक से खाओ। एक व्यक्ति को स्वर्ग और नरक दोनों के भ्रमण का अवसर दिया गया ताकि वह बुद्धिमत्तापूर्वक अपनी अंतिम मंजिल चुन सके। शैतान को पहले अवसर दिया गया, इसलिए उसने संभावित सदस्य का भ्रमण नरक से प्रारंभ किया। पहला दृश्य आश्चर्यचकित कर देने वाला था, क्योंकि वहां उपस्थित सारे के सारे लोग एक दावत की मेज पर बैठे थे, जिस पर वे समस्त खाद्य पदार्थ रखे हुए थे जिनकी कल्पना की जा सकती है। यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने से भांति भांति प्रकार के मांस, फल, सब्जियां और वे सारे स्वादिष्ट भोजन जिनके बारे में व्यक्ति को ज्ञान है। न्याय संगत रूप से शैतान ने बताया कि किसी ने भी इससे अधिक कुछ और की फरमाइश नहीं की है, परंतु जब उस व्यक्ति ने उन लोगों को ध्यानपूर्वक देखा तो उसे किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखी। वहां किसी प्रकार का कोई संगीत नहीं था, कोई उल्लास नहीं था, जो बहुधा ऐसी दावतों के अवसर पर होता है। मेज पर बैठे लोग सुस्त और अनमने लग रहे थे और एक तरह से बस हाड़ मांस के पुतले थे। भ्रमणकर्ता व्यक्ति ने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति की बाईं बाजू के साथ खाना खाने का एक कांटा बंधा था और दाईं बाजू के साथ खाना खाने की छुरी बंधी थी। प्रत्येक में 4 पायों वाला हैंडल था, जिसके कारण खाना असंभव हो गया था। इसलिए सब प्रकार का खाना सामने रखा होने के बाद भी वे भूखे मर रहे थे। दूसरा पड़ाव स्वर्ग था, जहां उस भ्रमणकर्ता ने सभी अर्थों में बिल्कुल वैसा ही दृश्य देखा। वही खाने, वही 4 पायों के हैंडल वाले छुरी और कांटे। फिर भी स्वर्गवासी हंस रहे थे, गा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। वे अच्छे खाए पिए और स्वस्थ थे। भ्रमणकर्ता क्षण भर के लिए विस्मय में रह गया। उसे आश्चर्य था कि एक ही तरह की स्थितियों के बावजूद भी परिणाम इतने भिन्न कैसे थे। नरक में लोग भूखे मर रहे थे और दयनीय लगते थे, जबकि स्वर्ग में लोग अच्छी तरह भरे पेट और प्रसन्न थे। फिर उसे अपने इस प्रश्न का उत्तर दिखाई दिया। नरक में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को खिलाने का प्रयास कर रहा था। 4 पायों वाले छुरी और कांटे ने इसे असंभव कर दिया था। स्वर्ग में प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को खिला रहा था और सामने वाला व्यक्ति उसे खिला रहा था। एक दूसरे की सहायता करके उन्होंने अपनी सहायता की। संदेश स्पष्ट है। आप जिस तरह से स्थितियों को व लोगों को देखते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप स्थितियों को तथा लोगों को बिल्कुल वैसा ही लेते हैं जैसा आप उन्हें देखते हैं। यही एक कारण है कि मैं आपको स्मरण कराता रहता हूं। आप जीवन में जो कुछ चाहते हैं
वह आपको प्राप्त हो सकता है यदि आप दूसरे जो चाहते हैं उसे प्राप्त कराने के लिए उनकी पर्याप्त सहायता करते हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।